स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। CH41 थोड़े प्यार भरे पल। रियांश, प्रियांश, क्रियांश सुकून को एक तक देख रहे थे जो उनके सामने अपने अंदर के कपड़े में अपने सर झुकाए हुए थे। प्रियांश सुकून के गालों को सहलाते हुए उसके गर्दन में हाथ फेरने लगा, जिसे सुकून को बहुत अजीब लगने लगा था। वो अपने सर उठ अपने मासूमियत भरी नज़रों से उन तीनों के तरफ देखने लगी जो उसको एक तक दिखे जा रहे थे। प्रियांश का उसको इस तरह उन तीनों की नज़रें खुद पर इस तरह महसूस करना उसको बहुत अजीब एहसास करा रहा था। वो उन तीनों के तरह देखते हुए मासूमियत कहने लगी, आप थरी हमें ऐसे मत देखो डेविल, हमें अजीब लग रहा है। क्रियांश सुकून के बालों को कान के पीछे करते मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या लग रहा है हमारी प्रिंसेस, क्या आपको बुरा लग रहा हमारा इस तरह आपको देखने? सुकून अपने गर्दन को झुकाए हुए अपने गर्दन न में हिला दी। रियांश सुकून के बाकी के कपड़ों को निकलने के लिए अपने हाथ बढ़ाया पर सुकून झट से अपने कपड़े को मजबूती से पकड़ ली। रियांश उसको घूरते हुए कहा, व्हाट हैपन फेरी? सुकून उनके तरफ देखते अपने गर्दन न में हिलाते हुए कहने लगी, नहीं इन्हें हम निकालेंगे, हम इसमें कंफर्टेबल है डेविल, हम इसमें सो सकते हैं। रियांश उसको कुछ देर तक घूरते रहा, फिर उसको देखते हुए बोला, क्या आप ऐसी सोएंगे? सुकून जल्दी जल्दी सोने गर्दन हाँ में हिलाने लगी। इसके बाद रियांश, प्रियांश, क्रियांश ने कुछ नहीं कहा और सुकून को लिए एक कमरे के तरफ चले जो कमरा जितना आलीशान, यूनिक और बाद था वैसे ही वो डरावना भी था। सुकून उस कमरे को देखकर सहम गई थी पर उसको डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसके पास उसके डेविल जो थे सुकून को बेड पर आराम से लिटाते तीनों उसे अलग हो उसको एक तक दिखने लगे जो उसको ही अपने चमकती मासूमियत भरी नज़रों से देख रही थी। सुकून को देखते हुए तीनों अपने कपड़े निकालने लगा, पहले सोने ब्लैक ओवरकोट, मास्क, ग्लव्स, वॉच और अपने बाकी चीज़ें जो उनको पूरे तरह कवर किए हुए थे। इस वक्त वो तीनों सुकून के सामने शर्टलेस थे, उनके अट्रैक्ट बॉडी सुकून के सामने थी जो उनको ही देख रही। रियांश, प्रियांश, क्रियांश अपने खतरनाक मुस्कान के साथ सुकून के करीब बेड पर बढ़ गए और उसको अरे तरह घेर उसको एक तक देखने लगे जो उनके आंखों में ही देख रही थी। प्रियांश सुकून को देखते हुए कहा, तुम्हें नींद आ रही है ना प्रिंसेस? सुकून अपना सर हाँ में हिला दी। प्रियांश उसके आंखों को अपने हाथों से क्लोज करते हुए कहा, देन लेट्स गो टू स्लीप। कुछ देर में सुकून गहरी नींद में थी। रियांश, प्रियांश, क्रियांश उसके मासूम से चेहरे को एक तक निहार रहे थे जैसे इस उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी क्रियांश सुकून के अंदर के कपड़ों को धीरे धीरे निकालने लगा। अब सुकून उन तीनों के सामने पूरे तरह निर्वस्त्र, जिसका आभास उस मासूम को बिल्कुल भी नहीं था। उसके डेविल उसको किस तरह देखते, उसके साथ क्या कर रहे हैं। रियांश, प्रियांश, क्रियांश सुकून के उस नाजुक से दूध सी बॉडी पूरे तरह स्किन कर रहे थे, उसके हर एक कोने को। वैसे वो तीनों के सांसें धीरे धीरे भरे होते जिसके आवाज उस रूम में गूंजते बहुत डरावाने आभास करा रहे थे। रियांश अपने गर्दन को टेढ़ा घुमाते सुकून को देख रहा था, फिर अपने हाथ को बढ़ सुकून के चेहरे को टच करने लगा। उसके बंद आंखें, उसके वो सॉफ्ट गाल, फिर उसके पंखुड़ी जैसे होठों को टच करते नीचे के तरफ अपने हाथों को ले जाते उसके पूरे बॉडी में अपने हाथों को घूमने लगा। वैसे ही उसके आंखें बंद थे, फिर वो झटके से अपने हाथ को पीछे खींचते सीधे वहां से कहीं चला गया। क्रियांश एक नज़र रियांश को जाता देख सुकून की देखने लगा, जिसको प्रियांश महसूस कर रहा था। उसको देखते उसके छोटी सी बॉडी को टच करते तभी वो एक जगह रुकते अपने हाथ को पीछे लेते अपने हाथों देखने लगा जिसे उसने सुकून को छुआ था। वो अपने उस हाथ को स्मेल करते गहरी गहरी सांसें लेने लगा। क्रियांश सुकून के पास लेटकर उसके गालों को सहलाते हुए उसको नहारने लगा। वही सुकून सोई हुई पर पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से अपने आंखें खोल दी। उसके नज़ारे उन जोड़ी नज़रों से टकराए जो उसके बिल्कुल गरीब उसको देख रहे थे। वो इस वक्त डरी हुई लग रही थी जैसे कोई बुरा सपना देखा हो, सीधे उन तीनों से पूरे तरह चिपक गई। इस वक्त उसको खुद का कोई पता नहीं था कि वो किस हालत में है। रियांश, प्रियांश, क्रियांश के बाहों के सिमटते वो खुद को महफूज महसूस करने लगी। वही वो तीनों उसको खुद में छुपाए उसके बॉडी को सहलाते उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर में सुकून फिर से गहरी नींद में जा चुकी थी। वो तीनों भी कुछ देर तक उसको देखते हुए अपने आंखें बंद कर लिए। वही नीचे अक्सर डेविक, एयान, रियान, रॉनी के तो जैसे नींद ही उड़ चुके थे। वो तीनों इस वक्त इतने परेशान थे कि आज से पहले कभी ना हुए हो। डेविक उन लोगों के तरफ देखते हुए कहा, वो लोग नहीं रुकेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उनके आंखों में उस मासूम बहुत खतरनाक है, कुछ तो सिक्यूशन होगा उन्हें रोकने का। अयान कुछ सोचते हुए उसके आंखों में अचानक से चमक आ गए। वो लोगों के तरफ देखते हुए कहा, दादी कोई कुछ उनके बारे में जानता हो या ना, पर मुझे दादी उनके बारे में बहुत कुछ जानती है और वही है जो कुछ कर सकती है। सभी उसके बात सुन उसके तरफ देखने लगे। अगस्त्य, यू अरे राइट एयान, सिर्फ दादी है जो कुछ कर सकती और मुझे लगता उनको इस बारे में कहीं न कहीं पता ही। रियान, उन्होंने हमें मिलने के लिए कहा था, हम भूल गए। रॉनी, तो क्या इस वक्त हम उनसे मिलने जाए? तुमको क्या लगता दादाजी हमें छोड़ने, उनका रोमांस खराब करने पर आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद।
CH42 सुकून के सवाल और रोना। आखिर उन पांचों ने सोच लिया था इन सारी चीज़ों के बारे में संध्या जी को बताएंगे। इसके लिए उनको बस कल का इंतजार था, क्योंकि आज वो लोग चाह कर सकते थे, क्योंकि वो लोग संध्या जी को अभी बता भी देते तो जल्दबाजी में शायद बात और भी बिगड़ जाती। नेक्स्ट डे यही कोई सुबह के 4 बजे जब सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, यहाँ तक रियांश, प्रियांश, क्रियांश भी, जिनके आंखों में कभी नींद नहीं होते, वो तीनों भी इस वक्त ऐसे गहरी नींद में सोए हुए थे कि जैसे कभी सोए ही न। तभी सुकून को आंखें धीरे धीरे खोलने लगी। उसके आंखों के आगे जैसे सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा था, जिसे वो एक पल के लिए डर सी गई। जैसे ही हिलाने की कोशिश की, वो खुद को पूरे तरह जकड़ा हुआ महसूस करने लगी। वो अपना सर हल्का सा उठा, ऊपर के तरफ देखे, उसके सामने हल्के उजाले में रियांश, प्रियांश, क्रियांश का चेहरा नजर आने लगा। उनको देख सुकून के होठों पर लंबी सी मुस्कान खिल गए। वो उन तीनों को देख उनसे छूटने की कोशिश करने लगी, जो उसको पूरे तरह जकड़े हुए थे, पर उनके पकड़ से इतने आसानी से छूट पाना उसके लिए नामुमकिन था। सुकून के इस तरह हिलने डुलने से उन तीनों की नींद खुल चुके थे। तीनों अपने अफरेताइज कर देने वाले आंखों से धीरे से खोले, उनके नज़र सीधे सुकून पर गए, जो उनको ही टुकुर टुकुर मासूमियत भरी नज़रों से देख रही। सुकून उन तीनों को एक लंबी मुस्कान देते हुए बोली, डेविल्स छोड़िए हमें, आप थरी ने हमें कितने जोरों से पकड़ा है, अब तो छोड़िए, हम हिल भी नहीं पा रहे हैं। रियांश, प्रियांश, क्रियांश सुकून को देखते उसको अपने पकड़ से आज़ाद कर दिए। वैसे सुकून गहरी सांस लेने लगी, जैसे उनके पकड़ से उसके सांस रुक चुकी रही हो। तभी उसके नज़र खुद पर, वो खुद को अपने आंखें बड़े किए देखने लगी। उसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसको कल का याद आने लगा, उसको अच्छे से याद था उसने कपड़े पहने थे। फिर वो इस तरह, वो झट से अपना सर उठा, रियांश, प्रियांश, क्रियांश को देखने लगी, जो उसको ही एक तक देखते उसके अंदर उमड़ते हर एक भाव को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुकून उन तीनों को देख इधर उधर जल्दी से कुछ ढूंढते लगी, पर वहां कुछ भी नहीं था। जैसे उस बेड पर एक चादर भी नहीं था। अब सुकून के चेहरे के साथ उसके पूरे बॉडी लाल हो चुके थे, जैसे वो अब रोने ही वाली हो। उसको कैसा महसूस हो रहा था, ये कैसे फीलिंग थी, वो नहीं जानती, पर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो धीरे से खुद के बॉडी को पूरे तरह से कुड़ते अपने सर को घुटने में छुपा ली। वैसे ही उसके सिसकने की आवाज़ वहां गूंजने लगी। वो तीनों उसके हर एक हरकत को बड़े ध्यान से देखते, पर उसको इस तरह रोता देख पता नहीं क्यों, पर उन तीनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। प्रियांश झट से सुकून को अपने गोद में बैठते हुए कहा, व्हाट हैपेंड प्रिंसेस। पर सुकून पर कोई असर नहीं हुआ। प्रियांश झट से सुकून हाथों को पकड़ते हुए प्यार से कहने लगा, क्या हुआ डॉल, बताओ आप रो क्यों रही हो। पर सुकून फिर भी वैसे ही रही, जिसको देखते रियांश अपने कठोर आवाज के साथ सख्ती से कहा, व्हाट हैपेंड फेरी, लुक एट अस। पर सुकून कुछ नहीं को तो रियांश इस बार थोड़े गुस्से से कहा, मैंने कहा हमारे तरफ देखो लिटिल। सुकून इस बार जैसे कांप सी गई और झट से अपने नजरें उठा उन तीनों के तरफ देखने लगी। इस वक्त उसके आंखों के साथ उसका पूरा चेहरा रोने की वजह से पूरे तरह लाल हो चुके थे और पूरे बॉडी कांप रही थी। सुकून उनके तरफ देखते अपने नजरों को झुका, अब जोरों से रोने लगी। सुकून को इस तरह रोता देख उन तीनों का दिमाग खराब हो रहा था। वो तीनों नहीं जानते क्यों उसके रोने से उनको अच्छा नहीं लग रहा, पर उनको एक अजीब सा दर्द हो रहा था जो उनको तकलीफ दे रहे थे। प्रियांश सुकून अच्छे से बाहों हुए जितने शांत हो सके उतने शांत से कहने लगा, व्हाट हैपेंड लिटिल। पर सुकून तो रोते ही रही। प्रियांश प्यार से सुकून के सर में हाथ फेरते कहने लगा, स्टॉप क्राइंग बच्चा, और बताओ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो, आपको कहीं पेन हो रहा। वो तीनों अच्छे से जानते थे सुकून रो क्यों रही, पर उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। बस वो मना नहीं चाह रहे थे, बस उसके मुंह से जाना चाहते थे। रियांश सुकून को घूरते हुए गुस्से से कहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा, स्टॉप क्राइंग। सुकून चिहुकते हुए झट से रोना बंद कर दी। रियांश उसको घूरते हुए कहा, बताएं आप रो क्यों रही है, आपसे कब से पूछा जा रहा है, ये सवाल जवाब दीजिए। सुकून सिसकते हुए कांप रही थी। प्रियांश बताओ बेबी क्या हुआ। सुकून अपने नज़ारों को झुकाए कांपते हुए कहा, नेशी हाँ, हमारे का कपड़े कहाँ है, कि क्यों निकाला आप थरी ने हमारे कपड़े, हाँ हमने माना किया था, क्यों निकाला आप थरी ने। ये बोलते वो फिर रोते हुए प्रियांश से छूटने की कोशिश करने लगी, जो उसको मजबूती से पकड़ा हुआ था। वही सुकून के बार सुन उन तीनों हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तीनों किस तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे, सिर्फ वही तीनों जानते थे। क्रियांश आपके ही सामने हमने आपके कपड़े निकाले, आपके परमेंशन से ही। सुकून सिसकते हुए, ना नहीं झूठ, हाँ हमने आप थरी को आपने बाहर के कपड़े नहीं निकाले, कहाँ था, फिर हमारे अंदर के ड्रेस किस ने निकले, क्यों। ये बोल सुकून फिर से रोने लगी। CH43 स्वीट हॉट। रियांश सुकून के गुस्से से घूरते हुए अपने सख्त लहजे में कहा, हमने निकले हैं आपके इनरवेयर, कुछ प्रॉब्लम है इसे आपको। कुछ पल सहम कर रियांश को देखते रही, पर अपने हिम्मत कर सिसकते हुए कहने लगी, क्यों निकाला, हमने माना किया था ना।
रियांश सुकून को घूरते हुए अपने दांत पीसते कहने लगा, आप शायद हमारे बात भूल चुकी है, हमने क्या एक बार फिर से हमारे बातें सुनकर अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए कि दोबारा ऐसे गलती आपसे ना हो। आप पर, आपके रूह पर, आपके ज़िंदगी पर, आपके हर एक सांस पर, आपके दिल दिमाग यहाँ तक आपके पूरे बॉडी के हर एक हिस्से पर सिर्फ हमारा हक है, सिर्फ हमारा, वो भी उस हद तक जितना आपका भी आप पर नहीं है। समझ आया आपको हमारे बात, या फिर से समझाऊं? सुकून अपने सहमी नज़रों से रियांश को देख रही थी। उसमें अब कुछ हिम्मत नहीं बच्चे थे वो कुछ बोल सके, उसका रोना भी डर की वजह से बंद हो चुका था। उसको इस वक्त रियांश प्रियांश क्रियांश ऐसे खौफ आ रहा था को उसको आज पहले कभी नहीं हुआ था। वो उनके बातों का कोई मतलब नहीं समझी थी, पर उसके बातें इस तरह थे कि उसके रूह तक कांप रही थी। सुकून अपने सर को झुका बड़े मुश्किल से कुछ कहने लगी, हाँ हमें माँ मम्मा के पास जाना है। प्रियांश सुकून के सर में हाथ फेरते प्यार से कहने लगा, डॉल आप इस तरह उनके पास कैसे जा सकती हो? वो आपको इस तरह देखेंगे, क्या समझेंगे कि आप गुड गर्ल नहीं हो? इसलिए चलो हमारे साथ फ्रेश हो जाओ फिर चली जाना। ओके। सुकून के डर को देखते हुए प्रियांश उसको प्यार से समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सुकून का उनसे इस तरह उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सुकून उसके तरफ देख अटकते हुए कहने लगी, पापर हमारे कप। प्रियांश सुकून के बातों को समझते हुए उसको अपने गोद में उठाते हुए बोला, पहले चलो हमारे साथ। सुकून फिर आगे कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि अब उसको उन तीनों हद से ज्यादा डर लगाने लगा था। वो कैसे भी करके अब यहाँ से जाना चाहते थी। रियांश प्रियांश क्रियांश सुकून को लिए बड़े से बाथटब में बैठे हुए थे। इस वक्त सुकून के साथ उन तीनों के बॉडी पर भी एक कपड़ा नहीं था जहाँ सुकून खुद में सिमट कर बैठी हुई थी। वही रियांश प्रियांश क्रियांश सुकून को एक तक देखते हुए उसके बॉडी ने अपने हाथ फेरते उसको नहला रहे थे। उन तीनों के हाथ सुकून के बॉडी के हर एक जगह जा रहा था। सुकून इस वक्त अपने होश में होते हुए भी ना कुछ बोल पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी। उसको ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो इतनी डरी हुई थी उसके हिम्मत नहीं थे बोल सके। कुछ देर में वो तीनों खुद के कमर में टॉवल लपेटे और सुकून को एक मिनी मखमली टॉवल में कवर किए। रियांश सुकून को अपने गोद में ले बाहर आया और तीनों सीधे सुकून को लिए क्लोज रूम में चले गए, जहां एक तरह का बड़ा सा शोरूम था, जहां दुनिया सबसे महंगे कपड़े से लेकर वो हर एक महंगी चीज़ थी जो बॉडी के लिए यूज़ की जाती थी। वहां पर सुकून के लिए भी दुनिया के महंगी से महंगी हर एक चीज़ थी, पर वो किसी चीज़ को नहीं देखती थी, बस अपने सर झुकाए खामोश बैठे हुए थी। प्रियांश सुकून के बॉडी से उस मिनी टॉवल को निकल उसके पूरे बॉडी को स्किन करते उसको वहां मौजूद एक मिनी बेड पर आराम से लिटाते उसके पूरे बॉडी पर बॉडी लोशन लगाने लगा। प्रियांश सुकून के लंबे बालों को सुखाने लगा। वहीं रियांश सुकून के लिए हर एक चीज निकल रहा था, उसके ड्रेस, उसके सैंडल, हेयर बैंड, क्लिप, हर एक चीज। दुनिया पर राज करने वाले वो तीनों सुकून की केयर इस तरह कर रहे थे जैसे उसके नौकर हो, पर देखा जाए तो ये उल्टा ही था। वो अपने बेहसकीमती चीज को खुद के लिए तैयार कर रहे थे, जैसे किसी बकरे को बलि देने से पहले उसको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। सुकून की आत्मा तो उसे यही कह रही जो वो समझ नहीं थी। अब देखना आगे ये था, ये बकरा सुकून की आगे खुद को बलि चढ़ते देखेगी या उन तीनों को खुद के आगे अपने बाली देने पर मजबूर कर देगी। कुछ देर में सुकून किसी प्रिंसेस के तरह रेडी थी, जो किसी मोम की गुड़िया से भी नाजुक नजर आती थी। वही नीचे संध्या जी के कमरे में, जहां इस वक्त सूर्य जी वहां नहीं थे, वो बाहर वॉक पर गए थे। वहां सिर्फ संध्या जी थी जो किसी पुरानी एल्बम को देखते मुस्कुरा रही थी। तभी उनका कमरा नोक हुआ। वो अपना सर उठा दरवाजे की तरफ देखी, जहां वो पांचों खड़े थे, अगस्त्य, डेविक, रेयान, रॉनी, रियान। संध्या जी उन पांचों को देखते मुस्कुराते हुए बोली, आप पांचों वहां क्यों खड़े हैं? अंदर आए बच्चा। आप पांचों को कब से हमारे कमरे में आने के लिए इजाजत की जरूरत? पदानेशी हम। रॉनी, स्वीटी हॉट, आपसे मिलने के लिए हमें किसी की इज्जत की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर वो क्या है ना आपका वो बॉडीगार्ड, आपका वो पति, आपके और हमारे बीच का सबसे बड़ा कटा है। अगर उनको पता लगा हम उनका रोमांस खराब किए तो हमें जान से मर डालेंगे। संध्या जी उसको डटाते हुए कहने लगी, धत, कुछ भी बोलता है, इस उम्र में हम कहाँ से वो सब करेंगे? रोमांस करने की उम्र तो तुम सब की आने वाले हैं। रियान छेड़ते हुए बोलने लगा, ओए होए, क्या वो सब स्वीट हॉट? जरा हमें भी तो बताना। सी नो इवल। संध्या जी उनको गुस्से से घूरते हुए कहानी लगी, तुम लोगों शर्म नहीं आती अपने दादी से इस तरह बातें करते हुए? बेशर्मों, आगे जाने के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट का धन्यवाद। CH44 एपिसोड 5 दादी की परेशानी। प्रियांश सुकून के लंबे बालों को सुखाने लगा। वही रियांश सुकून के लिए हर एक चीज निकल रहा था, उसके ड्रेस, उसके सैंडल, हेयर बैंड, क्लिप, हर एक चीज। दुनिया पर राज करने वाले वो तीनों सुकून की केयर इस तरह कर रहे थे जैसे उसके नौकर हो, पर देखा जाए तो ये उल्टा ही था। वो अपने बेहसकीमती चीज को खुद के लिए तैयार कर रहे थे जैसे किसी बकरे को बलि देने से पहले उसको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। सुकून की आत्मा तो उसे यही कह रही जो वो समझ नहीं थी। अब देखना आगे ये था, ये बकरा सुकून की आगे खुद को बलि चढ़ते देखेगी या उन तीनों को खुद के आगे अपने बाली देने पर मजबूर कर देगी।
कुछ देर में सुकून किसी प्रिंसेस के तरह रेडी थी जो किसी मोम की गुड़िया से भी नाजुक नजर आती थी। वहीं नीचे संध्या जी के कमरे में जहां इस वक्त सूर्य जी वहां नहीं थे, वो बाहर वॉक पर गए थे। वहां सिर्फ संध्या जी थी जो किसी पुरानी एल्बम को देखते मुस्कुरा रही थी। तभी उनका कमरा नोक हुआ। वो अपना सर उठा दरवाजे की तरफ देखी जहां वो पांचों खड़े थे, अगस्त्य, डेविक, रेयान, रॉनी, रियान। संध्या जी उन पांचों को देखते मुस्कुराते हुए बोली, आप पांचों वहां क्यों खड़े हैं? अंदर आए बच्चा। आप पांचों को कब से हमारे कमरे में आने के लिए इजाजत की जरूरत? पदानेशी हम। रॉनी, स्वीटी हॉट, आपसे मिलने के लिए हमें किसी की इज्जत की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर वो क्या है ना आपका वो बॉडीगार्ड, आई मीन आपका वो पति, आपके और हमारे बीच का सबसे बड़ा कटा है। अगर उनको पता लगा हम उनका रोमांस खराब किए तो हमें जान से मर डालेंगे। संध्या जी उसको डटाते हुए कहने लगी, धत, कुछ भी बोलता है, इस उम्र में हम कहाँ से वो सब करेंगे? रोमांस करने की उम्र तो तुम सब की आने वाले है। रियान छेड़ते हुए बोलने लगा, ओए होए, क्या वो सब स्वीट हॉट? जरा हमें भी तो बताना। सी नो इवल। संध्या जी उनको गुस्से से घूरते हुए कहानी लगी, तुम लोगों शर्म नहीं आती अपने दादी से इस तरह बातें करते हुए? बेशर्मों। रॉनी और रियान अब भी संध्या को जी छेड़ने के मूड में थी, पर अगस्त्य उन लोगों को घूर कर देखा जिसे वो लोग चुप गए। अगस्त्य संध्या जी के तरफ देखते सीरियस तरीके से कहने लगा, दादी हमें आपसे कुछ बात करनी है। संध्या जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ बोलो बच्चा, क्या बात करनी आप लोगों हमसे इतनी सुबह सुबह? सब ठीक है ना? डेविक चिंता भरे लहजे में, कुछ भी ठीक नहीं है दादी। संध्या जी उनके इस तरह बोलने से असमंजस भरे नज़रों से उनको देखने लगी। आप क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहिए। अयान, हम सुकून के बारे में बोल रहे हैं दादी। संध्या चिंता से बोलने लगी, क्या हुआ हमारी बच्ची को? वो ठीक तो है न? हम सुबह से उनको देखा भी नहीं। रुकिए हम देख कर आते हैं, आखिर क्या हुआ हमारी बच्ची को? ये बोलते संध्या जी वहां से जाने को हुई कि डेविक उन्हें रोकते हुए बोलने लगा, रोकिए दादी, पहले हमारी पूरे बार सुनाए। सुकून ठीक है। संध्या जी रुककर असमंजस भरे नज़रों से उन लोगों को देखते हुए बोली, बच्ची ठीक तो क्या हुआ? क्या बात करनी आपको सुकून के बारे में? अब वो पांचों पूरे तरह सीरियस हो चुके थे। रियान, सुकून अभी तो ठीक है दादी, पर आने वाले वक्त कुछ भी ठीक नहीं रहेगा अगर अभी नहीं रोका जाए। संध्या जी परेशान होते हुए बोली, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? साफ साफ कहिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। रॉनी, हम सुकून और उन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं दादी। इतना सुनते संध्या जी का चेहरा पूरे तरह गंभीर हो गया और उन लोगों को देखते हुए, आप सब कहना क्या चाहते हैं? अगस्त्य गहरी सांस लेते सब कुछ उनको बनाने लगा। रियांश, प्रियांश, क्रियांश का सुकून को लेकर उनके सारे हरकतें सबको एक एक कर उनको बताने के बाद संध्या के देखते हुए बोला, हमें पता है दादी, आपको कहीं न कहीं अंदाजा था। संध्या जी के चेहरे पर हैरानी, डर, घबराहट के भाव थे। वो एकदम से बेड पर बैठ जाती है। रियान और रॉनी झट से आजू बाजू बैठते हुए चिंता भरे स्वर में कहने लगी, दादी आप ठीक है ना? संध्या जी उसी तरह बैठे खुद से कहने लगी, जी, जिसका जिसका डर था, हमें जो जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कैसे रोक हम उन्हें? कैसे सब ठीक करें? हम उस मासूम की जिंदगी तबाह नहीं होने दे सकते। डेविक उनके सामने घुटनों के बाल बैठाते उनकी शांत कराने के लहजे में कहने लगा, दादी दादी आप पहले शांत हो जाए, आप इस तरह पैनिक मत कीजिए, आपके लिए ठीक नहीं है। अयान संध्या जी के तरफ पानी का ग्लास बढ़ते उनको अपने हाथों से पानी पिलाते हुए कहने लगा, दादी पहले आप पानी पीजिए और शांत रहिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम सब मिलकर सही कर सकते हैं। संध्या जी पानी पीते गहरी सांस लेते खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। अगस्त्य उनके सामने बैठते हुए कहने लगा, दादी हम आपसे ये सब इसलिए नहीं कहा रहे कि आप ये सब जानकर आपने तबीयत खराब करे, बल्कि हमने आप ये सब इसलिए बताया क्योंकि आपसे बेहतर इस बात कोई नहीं समझ सकता और केवल आप ही जानती उनको किस तरह रोक जा सकता है। क्योंकि अगर हमने अपने तरफ से कुछ किया तो वो सबको जान से मर डालेंगे। सिर्फ आप ही है दादी जी कुछ कर सकती है, वरना इन सब उस मासूम की जिंदगी किस हद तक नरक बन जाएगी हम सोच भी नहीं सकते। संध्या जी उन सबको दिखते परेशान डर घबराहट से कहने लगी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चा, हम क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें पता था कहीं एनएस कहीं इस चीज़ का अंदाजा हो चुका था हमें, पर इस हद बढ़ जाएगी हमने सोचा नहीं था। सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। माफ़ी चाहती हूँ, पार्ट छोटा है। CH45 गुरुजी कौन है? अगस्त्य संध्या को समझते हुए कहने लगा, दादी आप ऐसा क्यों कहाँ रही है? कोई तो उपाय होगा। उनको रोकने लगा, कुछ तो ऐसा जो हम उन्हें सुकून से दूर कर सके। डेविक, हाँ दादी बताए, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिसे वो लोग सुकून से दूर जो जाए और गलत भी न हो। हम लोगों के तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि हम जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से सुकून को उनसे कभी अलग नहीं किया सकता, बल्कि हमारी सोच भी वो लोग पढ़ लेंगे, उसके हमारा क्या होगा है भी नहीं जानते। अयान, आप खामोश क्यों है दादी? क्या आपके पास भी ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसे हम मासूम को बचा सके? संध्या जी कुछ सोचते हुए बोली, हम कुछ नहीं कर सकते पर वो जरूर कुछ कर सकते हैं, सिर्फ वही है जो उनको रोक सकते हैं। वो पांचों एक साथ संध्या जी की तरफ देखते हुए बोले, वो कौन दादी?
संध्या जी, गुरु जी सिर्फ वही है जो कुछ कर सकते, वो सब कुछ जानते, उनको रोकना कैसे है ये भी वो जानते होंगे, हमें उनसे बात करने होंगे, हमें उनसे मिलना होगा। रियान, ये कौन गुरुजी है? दादी आप किसके बातें कर रही? हम आपसे इन सब से निकलने के लिए आइडिया मांग रहे हैं, आप किसी गुरुजी बातें कर रही? HSI रोनी, क्या यार दादी आप भी ऐसे अंधविश्वासी लोगों पर भरोसा करती है जो लोगों का टाइम खराब कर बेवकूफ़ बनाते हैं, और हमारे पास ऐसे गुरुजी अपना टाइम खराब करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। संध्या जी उन लोगों को गुस्से से देखे हुए कहने लगी, चुप करो तुम लोगों को कुछ नहीं पता, ये दुनिया भले ही कितने आगे बढ़ जाए पर कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसके आगे सबको झुकना पड़ता है, उनमें से एक है साइंस। भले ही आज की दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी हो पर वो इस चीज़ के आगे घुटने टेकते हैं क्योंकि उनके सामने प्रकृति कुछ ऐसे अदृश्य शक्तियाँ खड़ी होती। हमारे बच्चों जन्म भी उनसे हुआ है पर अफसोस मेरे बच्चे उस देवी का वरदान होते हुए उसके वो महभन काली शक्तियाँ हैं। अयान, आप ये सब क्या कह रही है दादी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। किंग्स काली शक्तियाँ? दैविक, ये सब पिछले सदियों में होता रहा होगा जिसका अस्तित्व नहीं मिला है, पर ये 21वीं सदी है दादी, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता। संध्या जी इनको बातें सुनते हुए भी आगे कुछ नहीं बोली, वो गहरी सोच में थी क्योंकि आजकल के बच्चे साइंस को ही सब कुछ मन बैठे हैं, वो भूल चुके हैं इन सब अर्भा और अंत क्या है। अगस्त्य संध्या जी को गौर से देख रहा था, वो उन चारों को देखते अपने आंखों से आगे कुछ न कहने का ईसरा किया और संध्या जी को देखते हुए कहने लगा, गुरुजी कहाँ मिलेंगे दादी? इधर शिवान्या युवान्या नवन्या जी सुकून के कमरे में गई तो सुकून बेड पर रेडी होकर बैठी हुई। सुकून को इस तरह रेडी देख उनको थोड़ा अजीब लगा। शिवान्या जी सुकून को अपने गोद में उठाते हुए कहने लगी, अरे हमारा बच्चा आज इतनी जल्दी उठकर रेडी भी हो गई। सुकून जो कहीं खोए हुई थी उन तीनों औरतों को देख मुस्कुराने लगी। युवान्या जी सुकून के गाल को चूमते हुए कहने लगी, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई बच्चा, और आप रेडी भी हो गई, हम थे ना? सुकून कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दी, आखिर क्या ही कहती। शिवन्या युवान्या नवन्या जी उसको इस तरह खामोश देख आगे कुछ नहीं पूछे और उसको ले रूम के बाहर चले गए। डाइनिंग टेबल में इस वक्त सभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहां संध्या जी के साथ उन पांचों के नजरें सुकून पर ही थे जो कहीं घूम-शुसी थी। तभी अयान को कुछ याद आया, वो झट से अपने बगल में बैठे दैविक और रियान को कुछ इशारा किया जिसे वो दोनों भी समझते हुए अगस्त्य और रोनी की इशारा किया। वो पांचों झट से सुकून से नजरें फिर बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते अपने ब्रेकफास्ट करने लगे। अगस्त्य संध्या जी के कान के पास जाते धीरे से कहा, दादी उसे अपने नजरें हटा लीजिए क्योंकि पूरे विल में जहां जहां सुकून जाती वहां पूरे तरफ कमरे लगे हुए और उनके नजरें हम पर ही होंगे। अगस्त्य के बात सुन संध्या जी चौंक सी गई, उनको इस चीज की कहीं से भी अंदाजा नहीं था। उनके ही विल में उनके पोते ने कैमरे लगाए हुए, क्या वो तीनों सुकून इस हद तक पागल हो चुके हैं? ये सोचकर भी संध्या जी दिल कांप रहा था। फिर वो खुद को संभलाते नॉर्मल रिएक्ट करने लगी। आज का दिन भी रोज की तरह ही बीत गया। शाम का वक्त जब चारों तरफ अंधेरे छाने लगा था, जहां बस हल्की हल्की रोशनी थी, वही उस जंगल से होते चार कारें उस आश्रम आकर रुकी, जहां जंगल से आते वक्त जंगली जानवर के बहुत भयानक और डरवानी आवाज आ रहे थे जो किसी के भी रूह को कांप पा सकते थे। वही इस वक्त उस आश्रम में एक अलग ही सुकून था, एक ऐसे पॉजिटिव शक्ति का एहसास हो रहा जो हर एक अंतर्मन को छू जाए। उन कारों में से दो कार से संध्या जी, अगस्त्य, डेविल, अयान, रोनी, रियान बाहर आते वैसे वहां का मौसम जैसे अचानक सा बदलने लगा और हवाएं थोड़े तेज चलने लगे। सभी उस आश्रम को देख रहे थे। संध्या जी उस आश्रम अंदर के तरफ बढ़ गई, उनके पीछे वो पांचों भी। इस वक्त संध्या उस खंडार जैसी विशाल मंदिर के सामने खड़ी थी जहां से घंटियों का शोर गूंज रहा था। तभी वहां एक साधु आते बोला, आप सब अंदर जा सकते है। संध्या जी अपना सर हिला उस मंदिर को देखते हुए उसके सीढ़ियां चढ़ने लगी। उनके साथ वो पांचों भी मंदिर के अंदर महाकाली की मूर्ति के सामने एक साधु बड़े से हवन कुंड में आहुति दे रहा था। वो वैसे सामने काली माता की मूर्ति को देखते हुए बोला, आवो बच्चा, किस लिए यहाँ आना हुआ? उनके आवाज से अगस्त्य, दैविक, अयान, रोनी, रियान एक पल के लिए चौंक से गए कि उनको कैसे पता चला कि वो लोग आ चुके, और वहां की घाटियां जो खुद से हिलते हुए बज रही थी वो सब देखते हुए थोड़े शौक में थे। पर संध्या के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वो उस शांत पास जाते हुए बोली, प्रणाम गुरुजी। वो शांत अपने हाथ उठाते हुए कहा, यशस्वी भाव। संध्या जी लगभग रोते हुए कहने लगी, मुझे ये आशीष मत दीजिए गुरुजी, मुझे मेरे सभी बच्चों की सलामती की आशीष दीजिए। आगे जाने के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट का धन्यवाद। CH46 आश्रम। गुरुजी उन कारों में से दो कार से संध्या जी, अगस्त्य, डेविल, अयान, रोनी, रियान बाहर आते वैसे वहां का मौसम जैसे अचानक सा बदलने लगा और हवाएं थोड़े तेज चलने लगे। सभी उस आश्रम को देख रहे थे। संध्या जी उस आश्रम अंदर के तरफ बढ़ गई, उनके पीछे वो पांचों भी। इस वक्त संध्या उस खंडार जैसी विशाल मंदिर के सामने खड़ी थी जहां से घंटियों का शोर गूंज रहा था। तभी वहां एक साधु आते बोला, आप सब अंदर जा सकते है। संध्या जी अपना सर हिला उस मंदिर को देखते हुए उसके सीढ़ियां चढ़ने लगी। उनके साथ वो पांचों भी मंदिर के अंदर
महाकाली के मूर्ति के सामने एक साधु बड़े से हवन कुंड में आहुति दे रहा था। वो वैसे सामने काली माता की मूर्ति को देखते हुए बोला, आवो बच्चा, किस लिए यहाँ आना हुआ। उनके आवाज से अगस्त्य, दैविक, यान, रोनी, रियान एक पल के लिए चौंक से गए कि उनको कैसे पता चला कि वो लोग आ चुके, और वहाँ की घाटियां जो खुद से हिलते हुए बज रही थी वो सब देखते हुए थोड़े शौक में थे। पर संध्या के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वो उस शांत पास जाते हुए बोली, प्रणाम गुरुजी। वो शांत अपने हाथ उठाते हुए कहा, यशस्वी भाव। संध्या जी लगभग रोते हुए कहने लगी, मुझे ये आशीष मत दीजिए गुरुजी, मुझे मेरे सभी बच्चों की सलामती की आशीष दीजिए। संध्या जी को रोता देख अगस्त्य, दैविक, यान, रोनी, रियान उनके पास बड़े उनको संभलते हुए कहने लगे, दादी आप रो क्यों रही है, प्लीज आप शांत रहिए, आपके तबीयत खराब हो जाएंगे। संध्या जी अपने आंसू साफ करते उनको देखते हुए बोली, ये गुरुजी जिनके पास हम आए हैं इन्हें प्रणाम करो। फिर संध्या जी उस संत के तरफ देखते हुए कहने लगी, गुरु ये हमारे बाकी बच्चे हैं, इन्हें अपना आशीष दीजिए। वो पांचों संध्या जी के बात सुन गुरु जी घूरने लगे, जो उनको ही एक मुस्कान के साथ देख रहे थे। संध्या उन पांचों इस तरह गुरु जी को घूरता देख थोड़े गुस्से से बोली, देख क्या रहे हैं आप लोग, हमने क्या कहा, गुरु जी के आशीष लीजिए। गुरु जी अपने हाथ देख संध्या जी को रोकते मुस्कुराते हुए कहने लगे, रहने दीजिए बच्चा, हमारा आशीष इनके साथ, क्योंकि जिनके साथ ये लोग चल रहे और आने वाली भविष्य में जो आग जलने वाली है उनको सहनी शक्ति देगी ये माँ। ये बोल ये भद्रा काली के मूर्ति के तरफ देखने लगी। संध्या जी एक नज़र उन पांचों को घूरने लगी जो किसी ढीठ की तरह खड़े थे, जैसे उनको संध्या जी के किसी भी बात से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। संध्या अपने साथ ले हुए थालियों सामने रखते भद्रकाली के मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। तभी वहां कुछ और संत आते उन थालियों को ले जाकर मारा की मूर्ति में अर्पित करने लगे। वो थाल लाल कुमकुम, लाल फूल और काली चुनरी के साथ जेवरात थे। वो महत्ता अब भी अपने जगह बैठे हुए थे। फिर उस माता की मूर्ति को एक तक देखते हवन कुंड आहुति डालते कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उनके आवाज, उस हवन से निकलने वाला धुआं पूरे जगह फैलते एक अलग ही दिव्य शक्ति का आभास करने लगा। ऐसे लगभग 1 घंटा बीत गया और उस हवन कुंड की अग्नि किसी ज्वाला की तरह हर बढ़ते घड़ी के साथ बढ़ते जा रहे थे। अंत में उस हवन कुंड की अग्नि इतनी तेज उठी कि जिसके प्रभाव से संध्या जी के साथ अगस्त्य, दैविक, यान, रोनी, रियान अपने जगह से 10 कदम पीछे हट गए। वो अग्नि उस मंदिर की उस विशाल छत को छूते एक ही पल में पूरी तरह शांत हो गई। वो पांचों लड़के शोक और गुस्से से सब कुछ देख रहे थे। वही संध्या जी अपने सीने में हाथ रखे घटाए हुए थे, पर वो शांत अब भी अपने जगह उसी तरह बैठे हुए थे। उस तेज अग्नि से उनको एक आंच तक नहीं आए थे। वो उस माता की मूर्ति को देखते हुए बोलने लगे, आप जो करने की सोच रही बच्चा वो असंभव है, क्योंकि वो उनके लिए बनी है, इन्होंने ने उसे इनके लिए ही बनाया है। वो ये बोलते उस भद्रकाली की मूर्ति के तरफ इशारे करने लगे, हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, सब कुछ इन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। संध्या जी उनके सामने बैठ थोड़े गुस्से से रोते हुए कहने लगी, कैसे छोड़ से हम, कैसे छोड़ से हम गुरु जी, हमारे आंखों के सामने हमें सब कुछ तबाह होता नजर आ रहा है। उस मासूम की जिंदगी कितनी दर्दनाक होगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तीनों उसके लिए अपने सारी हदें पार करने लगे हैं। गुरु जी वो तीनों आप जानते थे ये बात, ये गलत है गुरुजी, एक औरत 3 में नहीं बच सकती है, ये गलत है गुरुजी। वो संत संध्या जी के तरफ देखते कहने लगे, हम या आप या कोई गलत सही बताने वाले होते, कौन है क्या गलत क्या सही सब इनका ये जानती है। ये शुरुआत है, आने वाला इसे भी बड़ा होगा, उसके लिए तैयार हो जाए संध्या, क्योंकि वो शायद वो 3 के लिए नहीं बनी है। ये बोलते गुरुजी एक नज़र पीछे उन पांचों को देखने लगे जो उनको ही घूर रहे थे। संध्या जी के चेहरे पर उम्मीद नजर आई। वो गुरुजी के तरफ देख उम्मीद से कहने लगी, आप कहना चाहते हैं वो 3 के लिए नहीं बनी, इसका मतलब वो एक लिए बनी है। ये बोलते संध्या जी के चेहरे पर राहत, उम्मीद और सवाल थे। गुरुजी उस माता की मूर्ति के तरफ देखते हुए कहने लगे, हम विधादत नहीं है बच्चा, हम बस थोड़ा भविष्य देख सकते, जो हमें ये दिखती है उनके भाग्य में 3 सिंदूर के साथ 8 साथी लिखा है, हमारी बातों का ध्यान कीजिएगा का संध्या जी गुरुजी के बात सुनना सी रह गई। उन्होंने गुरुजी कहने का अर्थ समझा ही नहीं, वो पूरे तरह कहना क्या चाह रहे हैं आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद। CH47 समस्या का हल। संध्या जी गुरुजी को देखते घबराए हुए कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई है गुरु थी, ऐसा नहीं हो सकता, आप फिर से एक बार अच्छे से जांच कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता, ये अनर्थ है, माता रानी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। गुरु से हल्के से मुस्कान के साथ कहने लगे, हम कुछ भी ऐसे ही नहीं कहते बच्चा, बाकी ये माता ही जानती ये क्या करने वाली है। अर्थ अनर्थ सबकी शुरुआत और अंत इन्हीं से है। संध्या जी रोते हुए बोलने लगी, ये कैसी रचाना है गुरुजी, वो मासूम बच्ची 8 के साथ हमारे तो सोचकर भी रूह कांप रही है, और वो 5 कौन है। गुरुजी हल्के से मुस्कान से पीछे के उन 5 देखते
अपने नज़रों को फेर लिए, वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बच्चे सब वक्त पर छोड़ दीजिए। संध्या जी रोते हुए कहने लगी, कैसे छोड़ दे हम वक्त पर सब, कैसे, जब हमारे आंखों के सामने सब अनार्थ होता नजर आ रहा है। कोई तो उपाय होगा जिसे ये सब होने से हम रोक सके, बताए गुरुजी कोई उपाय, हमें कोई रास्ता दिखाई, हम सब कुछ करने को तैयार है। गुरुजी हल्के से मुस्कान के साथ कहने लगे, जो होना है वो होकर रहेगा, उस विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। फिर भी आप रोकना चाहती है तो एक उपाय है, आप रोक सकती तो रोक लीजिए। संध्या जी झट से अपने हाथ जोड़ कहने लगी, बताए बताए गुरु जी, हम सब कुछ कहने को तैयार है, धन दौलत जिस चीज को जितनी जरूरी पड़े हम सब करने को तैयार है, आप बताए गुरु जी। भद्रकाली की मूर्ति को देखते कहने लगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना सिर्फ आप कर सकती है, उसको उन तीनों से इतने दूर कर दीजिए कि उनके सांसों से गुजरने वाली हवाएं भी उस तक न पहुंचे, उनको ऐसे दुनिया में छुपाए जहां इस दुनिया का अंत या शुरुआत होता हो। पर याद रखिए, जो इस प्रकृति के खिलाफ जाने की कोशिश करता वो महाविनाश लता, जिसके कीमत पूरे दुनिया को चुकाने पड़ते हैं। इतना बोल गुरुजी उस माता की मूर्ति के पास जाते उनके ऊपर चढ़ी एक पतली सी लाल चुनरी निकलते कुछ मंत्र पढ़ने लगे और उसको संध्या जी के तरफ बढ़ते हुए कहने लगे, ये हमेशा उस बच्ची के पास होना चाहिए, इसके बाद आप उन्हें जहां भी ले जाएंगी वहां से इस दुनिया का जिसमें उनका राज है उस सीमा का अंत हो जाएगा। पर याद रखिए, आप उसे जहां भी ले जाएगी इसका पता किसी को नहीं जीना चाहिए, किसी को नहीं, और न ही ये चुनरी उनसे दूर होनी चाहिए, वरना जिस पल ये उसे अलग हुआ उसी पाल उनको सब कुछ पता चल जाएगा। इतना बोल गुरुजी अपने आसन में बैठ अपने आंख बंद कर लिए। संध्या जी उस चुनारी को देख गुरुजी को देखने लगी। रात के उस अंधेरे में वो सभी गाड़ियां जंगल से होते जाती संध्या से अपने हाथों में लिए उस चुनरी को देखते कुछ सोच रही, तभी उनके दिमाग में कुछ खटका। वो उस कार में बैठे रोनी को रियान के तरफ अपने आंखें बड़े किए देखने लगी, जिनका ध्यान सामने था। गुरुजी की बातें उनके दिमाग में किसी घंटे की तरह बजाने लगे। उनका 7-8 के साथ है। संध्या जी खुद से कहने लगी, 3-5-8। ये कहते उनके जुबान कांप रहे थे। तभी रोनी का ध्यान जी पर गया और खुद के तरफ इस तरह देखते देख उसको थोड़ा अजीब लगा। क्या हुआ दादी, आप हमें इस तरह क्यों देख रही है? कहीं आपको हम पर प्यार तो नहीं आ रहा ना स्वीट हॉट? ये बोलते संध्या जी का उन सबसे भटकने के किए उनको छेड़ने लगा। संध्या जी उनसे अपने नजरें फेर खुद को नॉर्मल दिखाने लगी। अग्निहोत्री मैंशन के इस तीसरे फ्लोर पर सुकून आज भी उन तीनों की बाहों में पूरे तरह सिमट कर गहरी नींद में सोई हुई थी। आज भी उसके बॉडी पर एक कपड़ा नहीं था और वो तीनों रियांश प्रियांश क्रियांश सुकून को एक तक देख रहे थे। उनके आंखें जो सुकून के पास रहते नॉर्मल रहते, वो इस वक्त खून के जैसे लाल थे। रात के 2 बज रहे थे पर उन तीनों की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। बस सुकून को एक तक देखते उसके उस नाजुक से बॉडी को अपने सख्त हाथों से सहला रहे थे। पता नहीं क्यों पर उनको एक अजीब से फीलिंग महसूस हो रहे थे, जैसे कोई उनको सुकून से दूर करने की कोशिश कर रहा था, जो उनको तकलीफ देते गुस्सा दिला रहा था। पर वो लोग नहीं जानते थे उनको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके पास ही थी जिसको वो तीनों बिना पलक झपकाए देखे जा रहे थे। जैसे एक पल के लिए उनके नजरें सुकून से हटी तो कोई उसे उनसे दूर ले जाएगा। और आज को रात ऐसे ही कट गई। इधर संध्या जी सुबह के 4 बजाते सीधे सुकून के कमरे में गई, पर वो वहां पर नहीं थी। उनको समझते देर नहीं लगी वो कहाँ होगी। वो वहां से जाती या कुछ और सोचते कि उनके कानों एक ठंडी डरावानी आवाज पड़ी, आप किसी ढूंढ रही है दादी? संध्या जी झट से पीछे मुड़ आवाज के दिशा में देखी, जहां दरवाजे पर रियाश प्रियांश क्रियांश पूरे तरह ब्लॉक कपड़ों से ढके खड़े अपने डरावनी लाल नजरों से संध्या जी को देख रहे थे। संध्या जी उनको इस तरह एक पल कांप सी, फिर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते उन तीनों को देखते हुए बोली, बिट्टू, किट्टू, डुग्गू, बच्चा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उनके सवाल में एक डर के साथ गुस्सा था, क्योंकि वो सब कुछ जान चुकी थी। क्रियांश टेडी मुस्कान के साथ कहने लगी, यही क्वेश्चन हम आपसे भी तो कर सकते हैं डियर ग्रैंडमदर। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद। CH48 सच्चाई। संध्या जी उनके बात सुनाते हुए, हम यहाँ पर सुकून को देखने आए, क्या वो ठीक से सो रही है या नहीं? हमारी मौजूदगी यहाँ जायजा, पर आप तीनों यहाँ किस लिए हो? आप तो कभी आपने उस अंधेरे की दुनिया बाहर नहीं निकलते, फिर आज इतनी सुबह इस कमरे में किस लिए आए? आपको तो ये भी पता नहीं होगा यहाँ कोई है या हम किसके बातें कर रहे हैं? हमने कहा ना बिट्टू, किट्टू, डुग्गू। उनके बातों में एक तंग था, जैसे वो आज ठान ही चुकी हो कि उनके मुंह से सब कुछ सुनकर ही रहेगी कि उनके अंदर चल क्या रहा है। वही रियांश प्रियांश क्रियांग उनको एक तक देख रहे थे। तभी क्रियांश बहुत डरावनी हंसी हंसते संध्या जी के थोड़े करीब बढ़ गया और बिल्कुल उनके सामने जाकर कुछ दूरी पर खड़े होते उनके आंखों में खतरनाक तरीके से देखते हुए कहने लगा, क्या आपको सच में नहीं पता दादी हम यहाँ क्यों हैं? बट आई थिंक आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता होगा कि हम यहाँ क्यों हैं। संध्या भी उन तीनों को अपने सख्त नजरों से घूरते हुए कहने लगी, हमें सब कुछ सच सच आप तीनों के मुंह से हमें सुना है, बताए हमें बिट्टू।
किट्टू, डुब्बू, आप तीनों यहाँ किस लिए हो? क्या चल रहा है? आप तीनों के दिमाग में क्यों पड़े हो उस मासूम के पीछे और क्यों उसकी नरक बनाना चाहते हो आप तीनों? और कहाँ है सुकून? सब जवाब दीजिए हमें। रियांश, क्रियांश कुछ देर तक संध्या जी को उसी तरह देखते रहे। फिर क्रियांश संध्या के सामने खड़े होते होते उनके आंखों में देखते कहने लगा, क्योंकि वो हमारी है। शी इज़ द सॉलेस ऑफ आवर वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस। शी इज़ आवर सॉलेस। रियांश के आंखों बातों में एक अलग जुनूनियत से भरी डरावनी जिसको देखते संध्या जी तक कांप रही थी। पर आज उनको उन तीनों को समझने का, उनसे बात करने सबसे बेहतर मौका मिला था। अगर उनका अंदाजा गलत निकला या वो तीनों उनके बातें समझ गए तो सब कुछ ठीक हो सकता था। उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं था, पर वो कहीं न कहीं जानती थी उनके कहने का कोई मतलब नहीं और उनका अंदाजा बिल्कुल सही है। संध्या जी उन तीनों को देखते हुए कहने लगी, बिट्टू, रियांश, क्या आप उनसे मोहब्बत करते हैं? तो ठीक है, हम आप उन्हें सौंपने को तैयार, पर सिर्फ आपको। रियांश टेडी मुस्कान से कहने लगा, आप बहुत अच्छे से जानती है ग्रैंडमदर कि हम कौन है। हमारा बर्थ, हमारे बॉडी, हमारा फेस, हमारे सॉल, सब कुछ वन है। हमारी चॉइस भी एक ही है, तो ये भी जानती है। लव, फीलिंग्स, दीज थिंग्स हैव नो प्लेस इन आवर लाइफ। फिर आप कैसे कहा सकती है मैं उसे मोहब्बत करता हूँ? दैट इज़ अ चॉइस, आ पीस, आ पीस। मेरे हर वर्ड की मीनिंग आप बहुत चीज़ें समझ रही है, राइट दादी? संध्या जी इस गुस्से से चिखते हुए कहने लगी, बस बहुत हुआ आप तीनों का। हम कब से सब कुछ देखकर भी नज़रअंदाज कर रहे थे, ये सोचकर कि हमारा वहम है। सब पर नहीं, सब सच्चाई थी, एक भयानक सच्चाई जो कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। वो कोई खिलवाना या कोई वस्तु नहीं है जिसे हम आप तीनों में बांट दे। वो एक जीती जागती इंसान है जिसके अंदर फीलिंग, भावनाएं, जज्बात, मोहब्बत की तालाब, दर्द है, आंसू है, खुशियां है, उम्मीद है और उनके सपने हैं। वो एक नॉर्मल इंसान, एक मैडम सी बच्ची जिसे आप तीनों खेलना चाह रहे हो। पर याद रखिए, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। हमें हमेशा ये बातें अच्छी लगती थी कि आप तीनों भाई हर एक चीज़ में एक दूसरे की कॉपी, एक दूसरे की परछाई, एक दूसरे की जान हो। पर ये गलत है बच्चा, ये गलत है जो आप तीनों करना चाह रहे हो। एक लड़की 3 लड़कों में नहीं बांट सकती, इसका अंजाम बहुत भयानक है। हम आप तीनों को खुशियां को समझते हुए हम आप तीनों को ऑप्शन देते, हम उसे आप तीनों में किसी एक को सौंपने को तैयार, और बाकी 2 के लिए हम सुकून जैसी बच्ची लाएंगे। ये हमारे वादा है। क्योंकि तीनों से रियांश, प्रियांश, क्रियांश संध्या जी के बातें बिना कुछ रिएक्ट लिए चुपचाप सुन रहे थे, जिसे संध्या जी को एक उम्मीद जग रही थी। उसके तीनों उसके बातों को समझते, उन पर कुछ असर हो रहा है, इसलिए वो अपने तरफ से उनको समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर उनकी ये उम्मीद भी कुछ ही पल टूट सी गई। क्रियांश हंसते हुए कहने लगा, वाओ वाओ दादी, यू आर ए सो ग्रेट, आफ्टर ऑल यू आर आवर ग्रैंड मदर। बट दादी, आप एक चीज़ भूल रही है, पता है क्या? जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हमें न कोई दूसरी कॉपी चाहिए होती है, ना हम बने देते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमारे नज़रों में बस जाते वो दुनिया की सबसे नवाब चीज़ होती, जिसके जैसा कभी और नहीं हो सकता। CH49 संध्या जी का गुस्सा। हम आप तीनों को खुशियां को समझते हुए हम आप तीनों को ऑप्शन देते, हम उसे आप तीनों में किसी एक को सौंपने को तैयार, और बाकी 2 के लिए हम सुकून जैसी बच्ची लाएंगे। ये हमारे वादा है। क्योंकि तीनों से रियांश, प्रियांश, क्रियांश संध्या जी के बातें बिना कुछ रिएक्ट लिए चुपचाप सुन रहे थे, जिसे संध्या जी को एक उम्मीद जग रही थी। उसके तीनों उसके बातों को समझते, उन पर कुछ असर हो रहा है, इसलिए वो अपने तरफ से उनको समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर उनकी ये उम्मीद भी कुछ ही पल टूट सी गई। क्रियांश हंसते हुए कहने लगा, वाओ वाओ दादी, यू आर ए सो ग्रेट, आफ्टर ऑल यू आर आवर ग्रैंड मदर। बट दादी, आप एक चीज़ भूल रही है, पता है क्या? जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हमें न कोई दूसरी कॉपी चाहिए होती है, ना हम बने देते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमारे नज़रों में बस जाते वो दुनिया की सबसे नवाब चीज़ होती, जिसके जैसा कभी और नहीं हो सकता। CH50 प्लीज़ डोंट रेट, कल न्यू पार्ट आएगा। इस बार संध्या जी गुस्से से चिखते हुए कहने लगी, आप तीनों को समझ आ रहा है, आप तीनों क्या बोल रहे हो? पर तीनों कुछ भी कर लीजिए, पर जो चाहते हैं वैसा कभी नहीं हो सकता, सभी भी नहीं। हम ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। याद रखिए हमारे बात, वही तो हम आपसे कहने आए हैं दादी। जो आप करने की कोशिश कर रही वो कभी नहीं होगा, वो हमारी हो चुकी है, उन्हें हमसे दूर कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इसलिए आपने इस उम्र में आप इन सब में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करे तो ही आपके लिए बेटर है दादी। अदरवाइज हु नोज, योर ड्रीम्स ऑफ सीइंग ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन में रिमेन ड्रीम्स ओनली। रियांश बहुत ही डरवाने तरीके से संध्या जी को देखते हुए कहा। संध्या जी गुस्से से चिखते हुए कहने लगी, हम ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। याद रखिए हमारे बात। प्रियांश संध्या जी आंखों में अपने लाल आंखों से देखते अपने एक एक शब्द को बहुत खतरनाक तरीके से कहने लगा, तो आप भी याद रखिए हमारे बात। उसे हमसे दूर कोई नहीं कर सकता, आपके भगवान भी नहीं, और अगर उसे किसी ने हमसे दूर करने की कोशिश की तो इसका अंदाजा पूरी दुनिया को चुकाना होगा। इतना बोल वो तीनों वहां से चले गए। संध्या जी उनको जाते देखते रह गई। वो नीचे बेड पर बैठ सी गई और दरवाजे के तरफ देखते हुए कहने लगी, हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने हमें किस कसमांकस में खड़ा कर दिया है देवी माँ, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। बाकी जो होगा उसको आप संभाल लीजिएगा। संध्या जी के बातों में एक बेबसी थी। ब्रेकफास्ट का वक्त, सभी वहां मौजूद थे। तभी वहां शिवन्या, युवान्या, नवन्या जी घबराए हुए आते कहने लगी, हमारी गुड़िया अपने कमरे में नहीं है जी।
उनके बात सुन सभी अपने जगह से खड़े हो गए। सूर्या जी, ये कैसे बातें कर रही हो आप बेटा? हमारी गुड़िया अपने कमरे में ही होगी, आप लोग अच्छे से देखिए, वो बाथरूम या बालकनी में होगी। शिवन्या जी, हमने सब जगह 10 बार देख चुके हैं पापा जी, पर हमारी सुकून कहीं नहीं है। शिवराज जी, अपने कमरे में नहीं, घर में कहीं और होगी, सभी दिखाएं मिल जाएगी, यही कहीं होगी। सभी अपने सरहा में हिलाए और सुकून को सर्वेंट को बोल खुद पूरे घर में ढूंढने लगे। वही संध्या जी और वो पांचों अपने जगह पर ही खड़े ऊपर के फ्लो को देख रहे थे, जैसे उनको अंदाजा हो सुकून वही गई। संध्या जी का दिल एक अजीब से डर से घबरा रहा था। आज सुबह जो हुआ उसके बाद कहीं वो तीनों सुकून को लेकर कहीं चले ना गए हो या सुकून के साथ कुछ किए ना हो। उनका दिल अजीब अजीब ख्यालों से घबराए जा रहा था। तभी वहां सभी आते हुए कहने लगे, युवराज जी, प्रिंसेस गार्डन के तरफ नहीं है। युवान्या जी, हमने रसोई सब जगह देख लिए, वो कहीं नहीं है। नवराज जी, हमने ऊपर फ्लो सभी सर्वेंट के साथ देखा पर वहां पर भी नहीं। नवन्या जी रोते हुए कहने लगी, पता नहीं कहाँ चली गई हमारी बच्ची। शिवन्या जी, कुछ कीजिए ना आप लोग, कह भाई हमारी बच्ची, हमें हमारी सुकून चाहिए। सूर्या बेटा, आप सब घबराएं मत, हमारी बच्ची कहाँ जा सकती, वो तो किसी को जानती भी नहीं। घर के बाहर जा सीसीटीवी कैमरे चेक करो। सूर्या वहां खड़े स्टाफ को ऑर्डर देते हुए कहा। तभी सभी के कानों में एक मीठी आवाज पड़ी, मम्मा हम यहाँ है। सभी आवाज के दिशा में सीढ़ियों के तरफ देखे जहां पर रियांश क्रियांश खड़े थे और प्रियांश के गोद में सुकून थी, जो सभी के तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे। सुकून को उन तीनों के पास इस तरह देख बहुत बड़ा झटका लगा। सभी उन्हें के तरह देख रहे थे जैसे सभी इस नज़ारे को देख मूर्ति के तरह जम चुके हो और संध्या जी का दिल एक अनजाने डर की वजह से जोरों से धड़कने लगा। रियांश प्रियांश क्रियांश सभी के तरफ बिना किसी भाव के देखते सुकून को लिए नीचे के तरफ आने लगे और डिनर टेबल पर सबसे दूर अपने चेयर पर बैठते सुकून को अपने गोद में बैठा ले। क्रियांश सभी के तरफ देखते हुए कहा, व्हाई आर यू लुकिंग एट अस लाइक दिस, डोंट यू ऑल वांट ब्रेकफास्ट? क्रियांश के आवाज से अभी एक साथ अपने होश में आए पर उन लोगों के तरफ आश्चर्य से ही देख रहे थे। एकाएक शिवन्या युवान्या नवन्या जी के आंखों से आंसू बहने लगे। वो उन तीनों के तरफ देखते कहने कही, बच्चा आप तीनों ठीक हो गए, आपके डिसीज? वो तीनों जैसे बोल ही नहीं पा रहे थे, उनको वहां सिर्फ अपने बच्चे दिख रहे थे जो सुकून को लिए हुए थे और इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट माय डियर सब्सक्राइबर्स।